हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन है शाह बानो केस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम ट्रिपल तलाक के इशू के बारे में डिस्कस करते हैं देन शाह बानो केस ऑटोमेटिक डिस्कस होता है। जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कशन करते हैं यानी समान सिविल संहिता के बारे में डिस्कशन करते हैं देन वहां पे भी ये शाह बानो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वहां पे भी ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिलाओं के राइट के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते हैं देन यहाँ शाह बानो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए शाह बानो केस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो शाह बानो केस के बारे में डिस्कशन करने से पहले उसके बैकग्राउंड को थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो शाह बानो केस आया था 25 अप्रैल 1985 में। तो हम 1984 से स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में यानी 1984 में हो गई थी। जैसे सबको पता है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया था यानी उनके सिख गार्ड ने ही उन्हें गोली मारी थी। अब वो सिख गार्ड ने गोली क्यों मारी या कि फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है या कि जो जनरल भिंडरावाले कौन थे या कि सिखों के द्वारा जो खालिस्तान की मांग उस टाइम पे उठी थी 1984 यानी 1983 और 1984 के टाइम पे जो खालिस्तान की मांग उठी थी 18 के टाइम पे, तो वो क्यों उठी थी, वो सब टॉपिक को और जो हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज के बीच किस प्रकार का डिस्प्यूट था वो सब टॉपिक्स को हम डिस्कशन हमारा वो बाद में रहेगा यानी इस वीडियो में वो डिस्कशन नहीं रहेगा। इसमें हम राजीव गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे। राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर इंदिरा गांधी की मृत्यु की बात की जाए तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी 1984 में। तो पूरे देश में एक तरह से सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी और कांग्रेस इसे बुलाना चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि इसे बुलाया जाए और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए और उन्होंने 1984 में क्या कर दिया, चुनाव की घोषणा कर दी और चुनाव में कांग्रेस को पहले से भी ज्यादा सीटें हासिल हुई यानी 407 सीटें हासिल हुई, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम पे इतनी सीटें हासिल नहीं हुई थी। अब जो राजीव गांधी थे वो देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी की बात की जाए तो वो एक सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे। जब तक अभी तक जो देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे उनमें सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी थे। ये देश को 21st सेंचुरी में लाना चाहते थे यानी देश को 21वीं सदी के हिसाब से चलाना चाहते थे। इनका कहना था कि देश जो है जो पुरानी जो जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है उससे हटकर जो 21वीं सदी में जो 21st सेंचुरी में जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, उसके हिसाब से हमारी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये इनका सोच था। अब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद वो क्या किया, क्योंकि वो देश के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि इससे पहले वो पायलट थे और यानी वो राजनीति से भी अनभिज्ञ थे। क्योंकि इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी वो उनके ज्यादा करीब थे और एक तरीके से ये कहा जाता था कि राजनीतिक उत्तराधिकारी वही बनेंगे। लेकिन संजय गांधी की पहले ही इंदिरा गांधी से पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके कारण अब राजीव गांधी को उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लग गया और इंदिरा गांधी सोच रही थी कि अब राजीव गांधी उनके पद को आगे संभालेंगे। तो एक तरीके से राजीव गांधी को राजनीति के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था और देश के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। वो क्या, उन्होंने अब देश को समझने के लिए, ताकि देश को वो समझ सके, देश की राजनीति को समझ सके, इसलिए उन्होंने देश भर कई बार उन्होंने देश का बार बार दौरा किया ताकि वो देश को अच्छे से समझ सके। वो टेक्नोलॉजी की बात करते थे यानी नए युग की बात करते थे, मॉडर्न तरीके की बात करते थे, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, कंप्यूटर की बात करते थे और ये सब बातें लोगों को पसंद भी आ रही थी। जो ये बातें कर रहे थे वो लोगों को अच्छी लग रही थी और लोग धीरे धीरे उन्हें मिस्टर क्लीन की उपाधि देने लगे थे यानी मिस्टर क्लीन की इमेज में देखने लग गए थे। मिस्टर क्लीन मतलब जिसका राजनीति में किसी प्रकार से कोई भी कैरेक्टर खराब ना हो यानी राजनीति में वो एक अच्छा चेहरा हो, एक क्लीन इमेज के रूप में उन्हें देखा जाने लगे। हालांकि राजीव गांधी के जो मॉडर्न विचार थे, जो उनकी आधुनिक सोच थी, आधुनिक सोच को एक उसका इम्तिहान आने वाला था जो इंदौर में आया था। अब ये देखना था कि राजीव गांधी क्या कड़े फैसले ले सकते, क्या पुराने कायदों से उठकर वो कड़े फैसले ले सकते जिससे राजनीति बदल जाए। अब इसकी शुरुआत होती है इंदौर से, शाह बानो केस से। शाह बानो केस की बात की जाए तो शाह बानो कौन थी? शाह बानो एक 63 वर्ष की
एक 63 ईयर की एक मुस्लिम महिला थी। इनके पति का नाम क्या था? मोहम्मद अहमद खान। इनके पति का नाम था मोहम्मद अहमद खान। और ये मध्य प्रदेश के सबसे यानी नामी जाने वकील थे, इंदौर के रहने वाले थे। अब मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, ये शाह बानो के साथ 43 साल तक यानी 43 ईयर्स तक साथ रहने के बाद उन्होंने क्या किया कि इन्हें घर से बाहर कर दिया। इन्हें इनके 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि दोनों की शादी हुई थी और दोनों शादी के बाद 43 वर्ष तक 43 ईयर्स तक दोनों साथ रहे। लेकिन 1975 में यानी 1975 में 43 साल तक रहने के बाद 5 बच्चों के साथ शाह बानो को घर से बाहर निकाल दिया। अब शाह बानो को जब घर से बाहर निकाल दिया तो शाह बानो ने अपने गुजारा भत्ता मांगा। शाह बानो ने कहा कि उसे जीवन यापन करने के लिए, उसे अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए क्या चाहिए? गुजारा भत्ता चाहिए। लेकिन गुजारा भत्ता ना देने के कारण, क्योंकि उसने गुजारा भत्ता नहीं दिया, क्योंकि गुजारा भत्ता मांगने के कारण, क्योंकि शाह बानो ने क्या किया? गुजारा भत्ता मांगा, तो जो मोहम्मद अहमद खान थे, जो उनके पति थे, उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। यानी 1978 में तलाक दे दिया गुजारा भत्ता मांगने के कारण। अब शाह बानो को क्या अपना गुजारा भत्ता चाहिए था, शाह बानो को अपना अधिकार चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यानी जो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह शाह बानो की ही सुनवाई हुई, यानी शाह बानो के ही फैसले आए, यानी शाह बानो के पक्ष में फैसला आया। लेकिन जो मोहम्मद अहमद खान था, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके गए, ये शाह बानो का केस। हालांकि गुजारा भत्ता को लेकर ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था, इससे पहले भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए थे। इससे पहले केस आए थे, एक तो बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। यानी एक केस आया था बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन, एंड दूसरा केस था फजलन बी वर्सेस के खादर। यानी एक केस था बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन एंड सेकेंड केस इज फजलन बी वर्सेस के खादर। ये 2 केसेस आए थे, यानी शाह बानो केस से पहले। अब ये शाह बानो केस में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम हस्बैंड है, जो मुस्लिम पति है, सिर्फ मेहर की रकम चुकाकर अपने उत्तराधिकार से, अपने यानी उत्तरदायित्व से, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। उन्हें मेहर की रकम चुकाने के बाद उन्हें गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेहर की रकम चुकाने के बावजूद, यानी मेहर की रकम चुकाने भर से जो मुस्लिम पति है, जो हस्बैंड है, उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, उन्हें गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आता है कि मेहर होता क्या है। मेहर की बात की जाए तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है। जब निकाह पढ़ा जाता है, जब मैरिज होती है, निकाह पढ़ा जाता है, तब उस टाइम पे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ किसी कारणवश अगर दोनों का तलाक हो जाता है, किसी कारणवश दोनों की शादी टूट जाती है, तो मेहर की रकम जो तय की जाएगी उस टाइम पे जब शादी होगी, तो उस रकम को शादी टूटने के बाद पति पत्नी को देगा, यानी जो हस्बैंड है वो वाइफ को वो रकम देगा, उसे मेहर की रकम कहते हैं। यानी ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है। मेहर की रकम के अलावा 3 मंथ 10 डेज, यानी मेहर की रकम के अलावा 3 महीने 10 दिन का मेंटेनेंस भी देना होता है। 3 महीने 10 दिन का मेंटेनेंस इट मीन्स उनका लाइवलीहुड चलाने के लिए, उनका जीवन यापन चलाने के लिए वाइफ का 3 महीने 10 दिन तक उनको पैसा दिया जाता है। इसे कहते हैं इद्दत की मुद्दत, यानी जो 3 महीने 10 दिन का पैसा दिया जाता है उससे कहा जाता है इद्दत की मुद्दत। ये इद्दत की मुद्दत कहा जाता है 3 महीने 10 दिन तक।
ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने 10 दिन तक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन रहेंगे और 3 महीने 10 दिन के बाद हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन खत्म हो जाएंगे। तो अब वो किसी भी प्रकार का पैसा देना या गुजारा भत्ता देने के लिए हस्बैंड की लायबिलिटी नहीं है। यानी अब हस्बैंड किसी भी प्रकार का 3 महीने 10 दिन के बाद किसी भी प्रकार का पैसा वाइफ को नहीं देगा। ये हुआ। मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कि वो गुजारा भत्ता उन्हें मिल सके, वो अदालत नहीं जा सकती, यानी उन्हें अदालत जाने का, उन्हें कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था। वहीं अगर हिंदू महिला की बात किया जाए तो हिंदू महिला हिंदू पर्सनल लॉ के तहत, जो हिंदू पर्सनल लॉ था, हिंदू पर्सनल लॉ के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ताकि वह अपने हस्बैंड के आमदनी और अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मेंटेनेंस ले सके। यानी मुस्लिम महिला और हिंदू महिला के बीच, दोनों के बीच एक डिफरेंस था राइट को लेकर कि हिंदू महिला के पास ज्यादा राइट था एंड मुस्लिम महिला के पास उतने राइट नहीं थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शाहबानो का केस को 2 जज की बेंच के पास भेजा गया है और 2 जज की बेंच ने ये चीज देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परिवर्तन लाने की जरूरत है, दोनों चेंज लाने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो उसके बाद इसे रेफर कर दिया गया 5 जज की बेंच के पास। और इसके जो अध्यक्ष और इसके ये जज की जो बेंच थी, इसके अध्यक्ष थे WB चंद्रचूड़। ये 5 जजेस ने एक मत होकर एक डिसीजन दिया, कहा कि कानूनी और मानवीय आधार पर, जो लॉ के आधार पर और जो ह्यूमैनिटी के आधार पर शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। शाहबानो गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है और उन्हें जो उनके हस्बैंड है 500 रुपए हर एक महीना गुजारा भत्ता के रूप में देंगे। यानी कानूनी एवं मानवीय आधारों पर 500 रुपए हर एक महीने गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया है मोहम्मद अहमद खान को, जो शाहबानो के हस्बैंड थे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता जो आपके DPSP में, आप उसे लागू करने के लिए कुछ कदम उठाइए और यहां पे एक्ट बनाइए ताकि क्या हो सके, ताकि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके, मुस्लिम महिलाओं को उनके राइट मिल सके। अब जब ये जजमेंट आ गया तो इस जजमेंट का अच्छा खासा विरोध होना शुरू हुआ। इस जजमेंट का विरोध मुस्लिम पक्ष का एक धड़ा लगातार कर रहा था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस समय अध्यक्ष थे तैयब जी। तैयब का कहना था कि अदालत को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे मजहबी मामलों पर दखल दे, हमारे मजहबी मामलों पर इंटरफेयर करे, चूंकि हम शरीयत को मानते हैं और शरीयत के तहत और जो देश का संविधान हमें आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 देता है, जो राइट टू रिलीजन है यानी धर्म की स्वतंत्रता है, और धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे मजहब पर दखल नहीं दे सकता, उनका ये कहना था। यानी पूरे के पूरे देश में ये तरह से विरोध हो रहा था, हर एक मुस्लिम इसका विरोध कर रहा था इस जजमेंट का। राजीव गांधी से लोग डिमांड कर रहे थे, राजीव गांधी से लोग डिमांड कर रहे थे कि राजीव गांधी कोई ऐसा कानून बनाए, कोई ऐसा लॉ बनाए, संविधान को संशोधित करे ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी गई उसे पलटा जा सके। अब राजीव गांधी इसको लेकर क्या, राजीव गांधी पहले से क्लियर थे, जो राजीव गांधी के जो करीबी थे, जो आरिफ मोहम्मद खान थे उनके करीबी थे, उनका कहना था कि राजीव गांधी जो थे जो विरोध कर रहे थे उनके किसी भी पक्ष में नहीं थे, वो उनका पूरी तरीके से वो भी विरोध कर रहे थे और जजमेंट जो आई थी उसके वो फेवर में थे। वो बोल रहे थे जजमेंट को हमें पास कर दी, जजमेंट जो आई है उसके आधार पे हमें एक कानून बनाना चाहिए और एक अभियान करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोगों में अवेयरनेस आए। लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा दिनों तक ये विरोध नहीं झेल सकते थे, चूंकि राजनीति में वो अभी नए थे, तो वो ज्यादा दिन तक विरोध भी नहीं झेल पाए। हालांकि चूंकि वे
आधुनिक विचार रखते थे वो किसी भी मुद्दे पर, तो उनसे उम्मीद रखी गई थी कि वो मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए कुछ काम करेंगे और इस जजमेंट का यूज करेंगे ताकि मुस्लिम महिलाओं के हित, जो मुस्लिम महिलाओं की जो राइट है उसे सुरक्षित किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक अनुभव की कमी थी। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, चूंकि वो ज्यादा विरोध नहीं झेल पाए, तो उन्होंने एक अलग कानून लेके आए। एक अलग कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। यानी ये एक्ट लाए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। इसके तहत यह कहा गया था कि महर की रकम, यानी जो मुस्लिम महिला को महर की रकम मिलेगी। इसके साथ ही कहा कि 3 महीने 10 दिन तक, 3 मंथ 10 दिन तक का गुजारा भत्ता मिलेगा। लेकिन इसके बाद गुजारा भत्ता प्राप्त करने का उन्हें अधिकार नहीं है। और जैसे ये कानून आया, जैसे ये एक्ट आया, इसके तहत ही जो शाहबानो केस जो आया था, जो उसकी जजमेंट थी वो नलिफाइड हो गई और इस जजमेंट को पास कर दिया गया। लेकिन इसके ही बीच अब जब उन्होंने ये कर दिया तो इससे क्या हुआ, उनका खुद का विरोध होने लग गया। पार्लियामेंट में उनका विरोध हुआ आर्टिकल 44 के तहत। यह बोला गया कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता के ये खिलाफ है। ये जो आपने एक्ट बनाया है यूनिफॉर्म सिविल संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता के खिलाफ है। ये हमारे देश के जो आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 44 है उसके खिलाफ है। इसके अलावा ये सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ है, यानी धर्मनिरपेक्ष के भी खिलाफ है। इसके अलावा ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो किसी एक धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, पॉपुलिज्म की नीति अपना रहे हैं। पॉपुलिज्म या तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा विरोध नहीं झेल पाए तो उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया। क्योंकि उनके जो करीबी थे, जो उनके एक कजिन ब्रदर थे, अरुण गांधी जो थे, उनके एक कजिन थे, तथा जो यूपी के उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, ये दोनों ने उन्हें एडवाइस दिया कि आप क्या करिए कि आप हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसा करिए ताकि हिंदू भी आपके फेवर में आ जाए और मुस्लिम भी आपके फेवर में है, क्योंकि आपने ये एक्ट बना दिया है। क्योंकि उससे पहले इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में कांग्रेस की हार भी हुई थी, जिसके कारण उन्हें यह लग रहा था कि जो मुस्लिम धड़ा क्या है उनके फेवर में अब नहीं है, मुस्लिम धड़ा अब वहां से हट रहा है, इसलिए उन्होंने ये एक्ट भी बनाया था। अब क्या हुआ, 30 जनवरी 1985 को, 13 जनवरी 1986 को जो फैजाबाद अदालत में, यानी फैजाबाद कोर्ट में उमेश चंद्र पांडे ने एक पिटीशन फाइल कर दी, जिसके तहत उन्होंने बोला कि राम मंदिर का दरवाजा खुलना चाहिए ताकि जो श्रद्धालु वहां पे जाकर पूजा कर सके। और इस केस को, और ये जो फैजाबाद कोर्ट में जो जज थे के एम पांडे ने जो पिटीशन थी, ये जो सुनवाई थी, इसे 2 दिन में क्लियर कर दिया, यानी 2 दिन में उन्होंने जजमेंट दे दिया कि अयोध्या के जो राम मंदिर है उसका दरवाजा खुलना चाहिए। और इसके 40 मिनट के अंदर ही, 40 मिनट के अंदर ही प्रशासन ने पूरी एक्टिविटी कर ली और दरवाजे खोल भी दिए और इसका फिर लाइव टेलीकास्ट किया गया दूरदर्शन चैनल में। तो इस प्रकार से अयोध्या का इशू भी यहीं से शुरू होता है। राजीव गांधी की राजनीति के कारण, राजीव गांधी
के ही कारण यहाँ से अयोध्या का इशू शुरू होता है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था शाह बानो केस, वो आज हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।